गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करेंगे। आज के टाइम में ऐसा ही पूछना पड़ता है ना, और पढ़ाई थोड़ी बहुत कर रहे होंगे। ये बताइए कि आप लोग दिख पा रहे हैं या नहीं दिख पा रहे हैं। हेलो कृतिका, ज्योति, पुष्पा, नेहा, पिंकी, चंद्रा। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझेंगे, है ना। एक बार आ जाओ सारे, फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, मैं भी हूँ मैम, प्रियंका कह रही हैं। बहुत बढ़िया जी, सही है, आ जाओ। ग्रेट। हाँ, चलिए करेंगे कंटिन्यू। कमेंट लीजिए। अच्छा, सभी कमेंट लेना तो नहीं होता पॉसिबल, बट ठीक है, आ जाओ। पहले एक एक करके टॉपिक समझेंगे। अच्छा टॉपिक है, टॉपिक पे फोकस रखना। टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, कल हमने थिंकिंग की बात की थी, थिंकिंग यानी चिंतन की बात की थी हमने लास्ट फ्राइडे को। और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कल दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तबियत थोड़ी सी ढीली है और कल दोनों से ही संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बात स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि जो लोग डीट प्लस बी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैच में हैं और चाहते हैं कि भाई डीट प्लस बी की तैयारी की जाए, तो अभी आई थिंक आज उदय सर ने भी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि यहाँ करियर विल पे टीजीटी और पीआरटी के लिए जो जनरल पेपर है पार्ट 1, उसके लिए आप जा सकते हैं, उसकी तैयारी या उसको आप ले सकते हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट की बात होगी। जिन्होंने पेडागोजी स्पेशल बैच लिया हुआ है वो डीट प्लस बी पीआरटी कंप्लीट ना लें, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। आपके पेडागोजी स्पेशल से आपकी पेडागोजी कवर हो जाएगी। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बात। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप पेडागोजी के लिए मत लीजिएगा, उसको पार्ट 1 के लिए ले लीजिएगा। चलेंगे बस। आ जाओ पहले। नहीं, ये वाले बैचेस में तो लाइव ही चलेंगे सेशंस। वो डी प्लस भी है, रिकॉर्डेड प्लस वीओडी दोनों। ठीक है, चलिए। टॉपिक है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई थिंक कुछ 1000 रुपीज के आसपास है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? समस्या समाधान। भाई लाइफ में भी आपके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं और आप समाधान निकालते हैं। जो लोग समाधान आसानी से या जल्दी निकाल लेते हैं वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, और जो उसमें उलझ के रह जाते हैं वो एक अच्छी एडजस्टमेंट की तरफ या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ या हारमोनी की तरफ कम बढ़ पाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी एबिलिटी है जो सभी विद्यार्थियों में होनी चाहिए, जिससे उनका चिंतन का स्तर सुधरे, खुद से डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेना है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो, साइंटिफिक थिंकिंग बेहतर हो। मतलब जो भी उनकी लाइफ में, रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो सॉल्व कर पाए। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बढ़िया हल्का। ठीक है, कंटिन्यू करें इस बात को, समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमने बात की थी थिंकिंग की। थिंकिंग का डेवलप होना जरूरी है, ऑब्वियसली थिंकिंग का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। जी, केमिस्ट्री टीचर के थ्रू वेरी गुड बोलना, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ? समस्या समाधान। भाई एक समस्या है, उसका निकाल लिया समाधान। अब ये कैसे काम चलेगा, कैसे वर्क करेगा ये श्रेया देखिए एक बार। भाई एक व्यक्ति है वुड, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके समक्ष कोई एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और फिर बच्चा उस पर काम करता है, उसको सॉल्व करता है। वो उसकी लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए वो प्रॉब्लम, ताकि वो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाए और उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए। इंडक्टिव डिडक्टिव भी करेंगे, मुझे पता है रह गया था, है ना, लास्ट में करेंगे या कल करेंगे उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया शैली। हम्म, चलिए अगर हम बात करें तो वुड एक व्यक्ति हैं। वुड ने कहा, अकॉर्डिंग टू वुड, ठीक, वुड की अगर हम माने तो वुड क्या कह रहे हैं? वुड के अनुसार समस्या समाधान निर्देश की वह विधि है, यानी पढ़ाने की वो विधि है। मैं कहूं इंस्ट्रक्शन का वो मेथड है, इंस्ट्रक्शन का वो मेथड है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को, यानी जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। कोई आपके सामने चुनौती रखी गई, आपके सामने एक चैलेंज आया और इस चीज को लेकर के आपको इंस्पायर किया जाएगा, इस चीज को लेकर के आपको रीइंफोर्स किया जाएगा कि करो सॉल्व, है ना। वुड वर्थ नहीं है, सिर्फ खाली वुड है, WOOD वुड। ठीक, तो जो भी समस्या है सिखाया इस तरह से जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण स्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। चैलेंजिंग सिचुएशन आए आपके सामने, ताकि आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक डबल पावर से आगे बढ़े, है ना। आपके सामने चैलेंजेस होंगे तो वो जो चैलेंजेस को सॉल्व करने की क्षमता है वो भी बढ़े आपकी। ठीक, जिनका समाधान करना आवश्यक है। ऑब्वियसली अगर चैलेंजेस हैं तो उनका सॉल्यूशन निकालना जरूरी होगा, और इसी तरह से जब बच्चे के सामने बार बार ये सिचुएशन बनेगी तो वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएगा, है ना। वुड कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय विच द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज एनकरेज्ड बाय चैलेंजिंग सिचुएशंस। चैलेंजिंग सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स सामने प्रस्तुत की जाती हैं बच्चों के, और उनको एनकरेज किया जाता है उसको सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का, ताकि वो बेहतर लर्निंग सीख पाए। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ये बता दो फटाफट से, फटाफट से बताइए। हम्म, डली हुई दीपिका। हाँ, प्रियल कह सकते हैं। मेरी सामने लाइफ में 2020 में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, या अभी भी कोरोना हमारे सामने चैलेंज है। कोई ना कोई चैलेंज लाइफ में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। छोटी छोटी चीजें तो सिर्फ तैयारी है बड़ी दिक्कतों को झेलने की। ठीक है,
बहुत बढ़िया वैभव। क्लियर है बात, सभी को क्लियर है ये बात। तो वुड कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे के सामने समस्याएं प्रस्तुत करके चैलेंजिंग वे में उसको रीइंफोर्स किया जाए, एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, चुनौतीपूर्ण चुनौतीपूर्ण इस परिस्थिति उसके सामने प्रेजेंट की जाए ताकि वो समस्या को समाधान करने के लायक बन पाए। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन दिस मेथड इन दिस मेथड देखिए, इन दिस मेथड द टीचर प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम्स। टीचर क्या करता है, समस्या को प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा, प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेगा टीचर टू द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे या समस्याओं का समाधान निकालेंगे विद इन दी क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ दी लर्न थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। बच्चों ने जो भी थियरीज, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी सिद्धांत और संप्रत्यय सीखे हैं आज तक, जो भी वो जानते हैं, उसके आधार पर वो क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। जब आप बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत करेंगे, अभी तो इंटेलिजेंस टॉपिक ही नहीं हुआ, अभी क्यों दुखी हो, अभी इंटेलिजेंस टॉपिक ही कहाँ किया हमने, कोई कैरल स्टर्नबर्ग की थ्योरी नहीं हुई। अध्यापक इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष समस्याओं को प्रस्तुत करता है तथा विद्यार्थी सीखे हुए सिद्धांतों प्रत्ययों की सहायता से कक्षा में समस्या का हल करते हैं। मतलब अध्यापक क्या करेंगे, प्रॉब्लम को प्रस्तुत करेंगे, यानी विद्यार्थियों के समक्ष प्रॉब्लम को, जो आपकी समस्या है उसको प्रेजेंट किया जाएगा, और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उन्होंने कोई भी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट सीखा है उसकी सहायता से समस्या का समाधान करेंगे। भाई आपने जो सीखा है, जो आपको पता है, उसी से तो आप समस्या का समाधान करेंगे, या जो आप नया सीखेंगे और अचानक से थोड़ी आप कहीं से प्रकट हो जाएगा कोई ज्ञान। तो जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके पास मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ, थोड़ी बात तो बैठ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं निक्की, मैं बीच में लेट गई थी, बिल्कुल ठीक फील नहीं हो रहा था। देखिए एक बार, इतनी बात सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है विवेक, सिर्फ जनरल बैच लीजिए फिर उस केस में आप। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, समझ में आई इतनी बात? 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है।
कंटिन्यू करते हैं। यार हुआ कुछ नहीं है, बस वीकनेस इतनी ज्यादा आ गई है आज तो, लूज मोशन जैसा फील हो रहा है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या ड्रामा है। चलिए, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं आई थिंक, मुझे लग रहा है टेढ़े मेढ़े रोज रोज नए नए सिम्टम्स नजर आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। चलिए देखिए, अभी वैक्सीन नहीं, एक्चुअली मुझे शायद कोविड ही हुआ था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो अभी नहीं लगवाई है वैक्सीन, थोड़े दिन में लगवाएंगे, थोड़ा टाइम हो जाने दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें इस चीज की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो इन दिस मेथड द टीचर प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ द लर्न थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, और जहां जहां जरूरत पड़ती है गाइडेंस मिल जाती है टीचर की भी। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है कि भाई अध्यापक इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष समस्याओं को प्रस्तुत करता है तथा विद्यार्थी सीखे हुए सिद्धांतों प्रत्ययों की सहायता से कक्षा में समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं अभी ठीक लग रहा है, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक ही बात और समझी थी, वुड की डेफिनेशन को समझा था। अब इस मेथड की थोड़ी और पास से देखते हैं इसको, बड़ा मेथड है थोड़ा। इट इज द हाईएस्ट लेवल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एज हाई लेवल ऑफ लर्निंग एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन इज डेवलप्ड इन दिस मेथड। यानी कि यह अध्यापन की उच्च स्तरीय और प्राचीनतम विधि है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स इसको हम कह सकते हैं। प्राचीनतम विधि है एक तरीके से, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। किसने दिया था इसको? सॉक्रेट्स ने दिया था। सुकरात कहते हैं सॉक्रेट्स को हिंदी में, सॉक्रेट्स ने यानी सुकरात ने इस मेथड की बात की थी ओरिजिनली, ठीक। फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना अलग अलग ज्ञान दिया और थोड़ा सा इसको इवॉल्व किया। तो सॉक्रेट्स ने यानी सुकरात ने दिया है इस तरीके को। इट इज द हाईएस्ट लेवल, मतलब आपके चिंतन को बच्चे के क्या करने के लिए, जागृत करने के लिए क्या है, उच्च स्तरीय विधि है और ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ये कह सकते हैं हम। अब इसको लिटरली मत ले लेना, इसको ऐसे ले लेना। अच्छा ठीक है आंचल, इसको ऐसे लेंगे, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट। बहुत सारे पुराने तरीके, जैसे लेक्चर मेथड है बहुत पुराना है, ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत पुराना है। उच्च स्तरीय का मतलब हाई लेवल ऑफ थॉट, थिंकिंग तो बहुत ज्यादा लगेगी ना इसमें। क्यों? क्योंकि लर्निंग का जो स्तर है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें एनालिसिस यानी विश्लेषण, किसी चीज को अगर प्रॉब्लम आपके सामने, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके एक एक पक्ष को देखना पड़ेगा, टुकड़ों में खोल करके, पार्ट्स में डिवाइड करके कि भाई कहानी है क्या, उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। सिंथेसिस यानी संश्लेषण, फिर जब आप टुकड़ों में समझ करके विश्लेषण कर लेंगे, उसका हिस्सों में तोड़ करके, मान लीजिए किसी एग्जाम में फेल हुए तो क्यों हुए, या एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके सामने समस्या है, आप देख रहे हैं कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, पर सब्जेक्ट मुझे इतने मार्क्स लाने चाहिए, कहां से मैं तैयारी करूं, पूरा आप टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। फिर संश्लेषण होता है जब आपने जोड़ लिया सब कुछ, आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली सारी किताबों का यूज करके और कुछ नया क्रिएट कर लिया, आपने जोड़ दिया नॉलेज को। विश्लेषण मतलब तोड़ना, भागों में विभाजित करना। संश्लेषण मतलब जोड़ करके समझना किसी चीज को। और इवैल्यूएशन है जो आपने तरीका अपनाया है, जो समस्या का समाधान आपने निकाला है, उसका मूल्यांकन भी तो करोगे ना कि वो किस हद तक रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। ठीक है बात, तो इस मेथड में ये चीजें डेवलप की जाती हैं। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर है कि यहाँ हाई लेवल ऑफ थिंकिंग और टीचिंग का बहुत पुराना ही मेथड है, जिसमें बात की है सॉक्रेट्स ने, एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन सारी चीजें लगती हैं। हाई लेवल ऑफ थॉट मतलब बच्चे की थिंकिंग का जो उच्च स्तर है उसका प्रयोग होगा। जी रिया बिल्कुल, हाफ सिलेबस तो आपका हो गया है। क्लियर है बात? पेडागोजी स्पेशल बैच 2 में नहीं हुआ है हाफ अभी, बाकी 1 में तो हो गया है, और जो नॉर्मल बैचेस हैं उनमें तो बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं, वो वीकेंड्स पे खत्म कर देंगे उनको। देखिए, यह विधि छात्रों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास करती है। बच्चों में किस चीज का विकास करेगी? चिंतन यानी थिंकिंग का, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का। भाई जब बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखी जाएगी तो उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, उसकी थिंकिंग चलेगी, जो भी उसको आता होगा, जो भी दुनिया में देखा होगा उस पर वो सोचना शुरू करेगा। मान लीजिए उसके सामने कोई समस्या है, और मान लीजिए स्कूल से रिलेटेड कोई समस्या है, उसके जीवन से रिलेटेड कोई समस्या है ना, तो वो क्या करेगा, अब उस पर वो चिंतन करेगा, वो थिंकिंग और वो रीजनिंग का प्रयोग करेगा, उसकी जो हायर लेवल थॉट है वो डेवलप होगा। देखो थिंकिंग की जरूरत, अगर आप समस्या ही ना दें कभी बच्चे को, क्यों सोचेगा वो, कुछ खास नहीं सोचेगा, कोई खास रीजनिंग नहीं लगेगी। जब समस्या आती है सामने, ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही उनके लिए सारी जिंदगी डिसीजन ले लेते हैं, चाहे वो 18 साल के हो जाए, चाहे वो 20 के हो जाए, चाहे 25 के हो जाए, मतलब उनको बैसाखियां दी हुई हैं, वो अपनी लाइफ के डिसीजन अपने आप 2 काम घर से बाहर निकल के नहीं कर सकते, वो अपने आप सस्टेन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोचने का, तर्क करने का मौका ही नहीं दिया गया। बहुत बढ़िया केमिस्ट्री, हाफ रजिस्टर भी फुल हो गया आपका, बहुत बढ़िया। तो यह विधि छात्रों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास करती है। जो लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हैं मुझे नोट्स भिजवाइएगा, हम देखेंगे उस पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग इन स्टूडेंट्स। क्लियर है बात? कोई बात नहीं नरेंद्र जी, इतनी बात क्लियर है कि भाई थिंकिंग जो है बच्चे की सोच से डेवलप होती है, बच्चे की रीजनिंग स्किल्स से डेवलप होती है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व तभी किया जाएगा जब ये दोनों चीजें डेवलप हो। तो अगर पूछ ले कि कौन सा मेथड है जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होगा आपकी थिंकिंग का, यानी आपकी चिंतन का, और आपकी तर्क शक्ति यानी आपकी रीजनिंग का, तो हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इसमें छात्रों की शैक्षणिक कठिनाई का समाधान किया जाता है, जो भी एकेडमिक या एजुकेशनल डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ रही है उसका क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, और छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि बच्चा खुद ही मोटिवेटेड है यहाँ अपने आप ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो सेल्फ लर्निंग जो है वो यहाँ प्रमोट होती है, स्वयं से सीखना, खुद से सीखना यहाँ प्रमोट होता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने समस्या प्रस्तुत की जाएगी और अब वो उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेगा, जहां जरूरत पड़ेगी गाइडेंस लेगा, नहीं तो इंडिपेंडेंटली पहुंचेगा। वेरी गुड विवेक, ठीक है, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। वेज टू प्रेजेंट अ प्रॉब्लम, यानी समस्या को प्रस्तुत करने के तरीके हो सकते हैं कुछ। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके कोई भी एक प्रॉब्लम दे दोगे आप बच्चे को, बच्चे के स्तर की भी तो हो, उसके इंटरेस्ट की भी तो हो, उसको समझ में भी तो आए, उसको गाइड भी तो करो। हजार चीजें हैं जो आपको सोचनी चाहिए समस्या को प्रस्तुत करने से पहले। तो हम कह सकते हैं समस्या को प्रस्तुत करने के, प्रॉब्लम को क्या करने के, प्रेजेंट करने के कुछ वेज, कुछ तरीके हो सकते हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए बच्चे के बारे में। जी अलका, अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया, अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, समस्या बालक के जीवन से संबंधित हो, भाई लाइफ से रिलेटेड हो।
मैंने दोनों ही भाषाओं का प्रयोग पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइफ रिलेटेड होनी चाहिए प्रॉब्लम मस्ट बी रिलेटेड टू दी लाइफ ऑफ अ लर्नर, ठीक, या प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू दी लाइफ ऑफ अ लर्नर। जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, उसके जीवन के आसपास की समस्या हो, जिसको उसने कभी फेस किया है या अनुभव किया है, एटलीस्ट फील किया है। कोई एलियन समस्या उसको दे देंगे, कहेंगे कोरोना की वैक्सीन बनाओ, तो कहां से निकाल पाएगा? तो जीवन से संबंधित कोई समस्या दीजिए, ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें, उनमें दिए गए तथ्यों से बालक अपरिचित नहीं होने चाहिए, यानी जो फैक्ट्स दिए गए हैं किसी एक प्रॉब्लम में, वो पता हो बच्चों को कि ये फैक्ट्स होते हैं, ये समस्या है। मान लीजिए पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो बच्चों को पता है कि धुआं निकलता है तो कैसे वो ऊपर जाता है आसमान की तरफ, चिमनियां लगी हुई हैं फैक्ट्रीज की, तो उसने मूवी में देखा है। यानी जो फैक्ट्स आपने दिए हैं, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही उसको ना पता हो, कुछ भी अनभिज्ञ ना हो, बिल्कुल उसको पता ही ना हो कि क्या चल रहा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। समस्या की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए, यानी इजी लैंग्वेज हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब बच्चा समझ पाए। तो इजी लैंग्वेज हो, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए आपकी जो लैंग्वेज है। कि समस्या दे दी टीचर ने, प्रेजेंट कर दिया, उसको समझ नहीं आया यार, ये पता नहीं क्या कह दिया फारसी में, पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या फायदा होगा इस समस्या को प्रेजेंट करने का। तो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जो आपकी समस्या है वो आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। बता देंगे वो तो कैसे पहुंचाओगे नोट्स पल्लवी। अभी एक हो सकता है आप लोगों से एक स्पेसिफिक मैं फॉर्म शायद फिल करा लूं। अभी वो मीटअप्स चलेंगे ना, तब बात करेंगे इस बारे में, ऑनलाइन मीटअप चलेंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को भाई? एक तो समस्या जीवन से संबंधित हो, बच्चे की लाइफ रिलेटेड हो, बच्चे के सामने जो फैक्ट्स या जो भी डेटा आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो उससे अनभिज्ञ ना हो, उसको पता हो थोड़ा बहुत उसके बारे में। समस्या की भाषा सरल व बोधगम्य, यानी इजी टू अंडरस्टैंड हो जो लैंग्वेज है। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हो सकते हैं इसी बात को लेकर के कि कैसे आप प्रॉब्लम को प्रेजेंट करें। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है, समस्या का निर्माण करते समय बालकों की आयु यानी एज एप्रोप्रिएट हो। भाई प्रॉब्लम जो है, अगर आप एक 5वीं क्लास के बच्चे को साइंटिस्ट बनाने के लिए उसको ऐसी रिसर्च दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? उसके इंटरेस्ट, जो भी उसके आसपास चीजें वो देखता है जिनमें उसका इंटरेस्ट है, उससे संबंधित हो, ठीक। तो समस्या का निर्माण टीचर करते हैं ना, निर्माण समस्या को क्रिएट किया जाता है, एक तरीके से फॉर्म किया जाता है अगर मैं कहूं तो, क्योंकि बच्चे को फिर आदत कैसे पड़ेगी समस्या समाधान की। तो जब आप समस्या का निर्माण करें एज अ टीचर, जब आप फॉर्म करें किसी प्रॉब्लम को पोज करने के लिए बच्चे के सामने, तो जिस क्लास के बच्चे हैं, भाई 3rd क्लास का बच्चा है, 5th, वैसे छोटी क्लासेस के लिए उतना अच्छा मेथड नहीं है, थोड़ी बड़ी क्लासेस के लिए हो तो अच्छा है ना। हाँ, अनभिज्ञ कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया। अगर हम बात करें तो कहेंगे कि निकिता फोकस कीजिए यहाँ। क्या करेंगे कि बच्चे की जो आयु है, जिस एज का वो है, 12 साल का है, 15 साल का है, उसके अकॉर्डिंग। दूसरा जो उसके इंटरेस्ट हैं, भाई एक आपको पता होना चाहिए 11 साल के बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ होगा? खेल कूद में होगा, स्पोर्ट्स में होगा, थोड़ा बहुत मूवी में हो सकता है, कार्टून में भी हो सकता है ना। तो ये सब चीजें क्या है, आपको एज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा थोड़ा बच्चों से पूछेंगे भी सही ना, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, वितरित करेंगे, समस्या का निर्माण करेंगे, एक समस्या को फॉर्म करेंगे जिससे बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्टेड एक प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए। हाँ, रिकॉर्डेड रहेंगी पारसी क्लासेस। समस्या लंबी हो तो उसके 2-3 भाग करने चाहिए, यानी अगर प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लंबी का मतलब क्या है, लॉन्ग नहीं है, यहाँ बात है कॉम्प्लेक्स, यानी बड़ी समस्या यदि है, कोई भी कॉम्प्लेक्स या जटिल समस्या है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जब भी प्रॉब्लम बड़ी होती है तो हम उसे हिस्सों में तोड़ करके क्या करते हैं, जीत लेते हैं। भाई पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह पे युद्ध करने जाते थे तो एक स्ट्रैटेजी बनाते थे कि एक पार्ट में ये करेंगे, दूसरे हिस्से में ये करेंगे, तीसरे हिस्से में ये करेंगे। जब समस्या बड़ी होती है, लाइफ में भी कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन बनती है, तो जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है कोई, अब ये भी समस्या है अपने आप में। अब समस्या है तो इसको टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, महीने का, साल का, 6 महीने का, हफ्ते का एक रूटीन बनाया जाएगा, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाएगा। तो जब प्रॉब्लम बड़ी हो, जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको टुकड़ों में बांट दो, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो प्रॉब्लम को, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, इस तरीके से, ठीक। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए प्रॉब्लम को बच्चे के सामने पेश करते समय। नवीन समस्या को जीवन पर आधारित समस्याओं के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई न्यू प्रॉब्लम है जो अब तक नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो आपको बच्चे की लाइफ से जोड़ देना है उसको। आपको क्या करना है, पहले ही कोशिश करनी है कि बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम दें, और अगर नई कोई ऐसी समस्या पैदा की है तो उसको एटलीस्ट प्रीवियस नॉलेज से, या जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, जो भी उसको आता है, उससे जोड़ दो, ठीक है। इतनी बात किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो तो मुझे एक बार बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है जी? आगे बढ़ेंगे। तो ये तो तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको पेश किया जाए। नेक्स्ट, अब स्टेप्स क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। यानी समस्या समाधान के चरण होते हैं कुछ। एकदम से तो समस्या आई सामने और आप कोई, आपके पास तो वो जादू की छड़ी नहीं है ना कि आप उससे एकदम समस्या को सॉल्व कर देंगे। तो स्टेप्स में समस्या को प्रस्तुत किया जाएगा। इलेक्ट्रॉल है जी, बिल्कुल। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी समस्या समाधान विधि के सोपान या फिर चरण। देखिए एक बार, अगर हम बात करें समस्या समाधान विधि के सोपान या चरणों की, बहुत बढ़िया कंचन। समस्या का चयन करना, यानी पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब एज अ टीचर जब आप रखते हैं तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, या चूज करना जरूरी है प्रॉब्लम को, ठीक। फिर है समस्या के कारणों का पता लगाना, यानी फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम। आपको कारणों का तो पता लगेगा कम से कम, भाई कारण है क्या, रीजन पता लगाएंगे। सेकंड स्टेज में रीजन पता लगाएंगे, सेकंड स्टेप में कि ये प्रॉब्लम है तो किस किस वजह से है। फिर समस्या से संबंधित तथ्यों, जो भी फैक्ट्स रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उनको कलेक्ट किया जाएगा, यानी डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। फिर है समस्या का हल खोजना, यानी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे, एनालाइज करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। ठीक, क्लियर है बात? फिर है नेक्स्ट, निष्कर्ष या समाधान की पुष्टि करना, यानी वैलिडेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो भी आपने निकाला है उसको आप वैलिडेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे लास्ट स्टेप में, ठीक। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं, कई लोगों को ये सर के ऊपर से निकल गया होगा। एक एक करके समझते हैं 5 स्टेप्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग के। पहला स्टेप आपके सामने प्रस्तुत है और आप ये देख भी पा रहे होंगे, ठीक। पहला स्टेप आपके सामने प्रस्तुत है, समस्या का चयन करना।
क्या करना, समस्या का चयन करना, यानी आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम या पोजिंग अ प्रॉब्लम या चूजिंग अ प्रॉब्लम, जो भी आप इसको कहना चाहें, यानी समस्या का चयन करना। जो भी एक प्रॉब्लम है उसको आप चूज करेंगे या पहचानेंगे, है ना। टीचर प्रेजेंट करेगा बच्चे के सामने प्रॉब्लम को और कहेगा कि भाई ये है समस्या। मान लीजिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ए है, तो वो इस ए को आइडेंटिफाई करे बच्चा और उसके सामने प्रस्तुत की जाए कि प्रॉब्लम है क्या, एटलीस्ट उसको आइडेंटिफाई तो किया जाए। ठीक, तो ये हुआ पहला आपके सामने प्रश्न। मान लीजिए पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कैसे निकालें अपने एरिया में, ये रख दी प्रॉब्लम, तो बच्चा इसको पहचानेगा, अरे हाँ ये तो मेरे से रिलेटेड है, मुझे समझ में आ रही है, इस तरीके की चीजें वो करेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रखी जा सकती है, कोई साइंटिफिक तरीका है, ये सोचने को मजबूर करेगा बच्चे को। समस्या के कारणों का पता लगाना, यानी फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम। भाई अब आपको कारण तो पता लगाने पड़ेंगे ना। प्रॉब्लम ए जो थी वो आपके सामने क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई, प्रॉब्लम ए प्रेजेंट हो गई। अब आपको इस प्रॉब्लम ए के कारण तो पता लगाने पड़ेंगे, आपको इस प्रॉब्लम ए के कॉजेज जानने पड़ेंगे। हो सकता है आप सोचेंगे हो सकता है रीजन 1 की वजह से हो सकता है रीजन 2 की वजह से हो सकता है फैक्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा हो सकता है स्कूल की वजह से पॉल्यूशन हो रहा हो सकता है, मतलब जितने भी कारण हो सकते हैं आप जानने की कोशिश करेंगे एज अ लर्नर। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है। टीचर ने आपके सामने समस्या प्रस्तुत की, आपने आइडेंटिफाई किया और फिर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उनको पहचानने की कोशिश की गई। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया तनुजा। समस्या से संबंधित तथ्यों, यानी कलेक्टिंग फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स आपके पास हैं उस समस्या को लेकर के। फैक्ट्स क्या होंगे, डेटा होगा, न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ होगा भाई इतने % पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हो गई। जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI बोलते हैं जिसको, तो एक साल पहले मान लीजिए 200 था, अभी ये 500 हो चुका है किसी एरिया में। तो ये क्या है, फैक्ट्स हैं, ये तथ्य हैं जो आपके सामने हैं कि भाई पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे जैसे आपको पता है ये कि जब पंजाब वगैरह में फसल वगैरह का कुछ कटाई वटाई होती है तो हर साल दिल्ली में बहुत ज्यादा स्मॉग हो जाता है। ये क्या है, फैक्ट्स हैं। ठीक, तो फैक्ट्स जुटाए जाएंगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जुटाया जाएगा कि कब कैसे किस मौसम में किस टाइम पर जो भी उस समस्या के आसपास की चीजें होंगी, जो भी सॉल्यूशंस होंगे उनको जुटाया जाएगा। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है या नहीं है। तो समस्या संबंधित, हाँ ये इसमें बच्चा काम करेगा इंडिपेंडेंटली, जहां जरूरत पड़ेगी सहायता ले सकता है शिक्षक की। ठीक, गाइडेंस जो है टीचर दे सकता है। आगे बढ़ेंगे, 4th स्टेप देखिए, समस्या का हल खोजना, यानी विश्लेषण व निष्कर्ष निकालना। यानी कि अब बच्चे ने क्या देख लिया होगा, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने खोज लिया होगा, एनालाइज किया होगा, यानी टुकड़ों में तोड़ा होगा समस्या को और कंक्लूड कर लिया होगा, एक कंक्लूजन निकाल लिया होगा, एक निष्कर्ष निकाला होगा कि भाई इस समस्या का ये समाधान किया जा सकता है, एक हाइपोथेसिस बना करके, और यूज कर लिया होगा कि भाई ये होना चाहिए इसका हल। पहले प्रॉब्लम में क्या किया था, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई थी, पेश की गई थी बच्चे के सामने, उसने आइडेंटिफाई की थी कि प्रॉब्लम है क्या। दूसरे स्टेप में प्रॉब्लम के कॉजेस क्या हैं, यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं। तीसरे स्टेप में डेटा को कलेक्ट किया गया, फैक्ट्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है उससे संबंधित। चौथे स्टेप में उसको हल किया गया, उसका हल खोजा गया कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम फैक्ट्रीज को थोड़ा सा बायोडिग्रेडेबल बनाएं, हम पानी या जो अपने वाहन है उनको यूज ना करें ताकि पॉल्यूशन ना हो। बहुत सारे एनालिसिस करके बच्चे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे, एक सॉल्यूशन, एक कंक्लूजन निकालेंगे। ओवरऑल देखा सोचा समझा बिल्कुल निष्कर्ष जिस पे काम किया होगा बच्चों ने। देखो बच्चों का मतलब यहाँ 5वीं के बच्चे नहीं है, ये छोटी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है मेथड, क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा बहुत ज्यादा बच्चे का, तो छोटी क्लासेस के लिए काम नहीं करेगा या अच्छी विधि नहीं मानी जाती छोटी क्लासेस के लिए। ये जब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, खामियां पढ़ेंगे, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर है 5th स्टेप, निष्कर्ष या समाधान की पुष्टि। ये जो कंक्लूजन हमने निकाला था अभी, ये जो कंक्लूजन निकाला था कि ये कंक्लूजन निकल गया, अगर ऐसा ऐसा होगा तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब इसको वैलिडेट करना पड़ेगा रियल लाइफ में। जब ये लागू हो जाएगा, इसको लागू करोगे आप रियल लाइफ में और देखोगे कि क्या जो सॉल्यूशन है वो क्या है, रियल है भी कि नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई भी कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर से वापस से स्टेप्स वही चलेंगे, नहीं तो हो गई तो बहुत खुशी की बात है। तो वैलिडेट या इवैल्यूएट करना पड़ेगा लागू करने के बाद समस्या को। दोनों ही चीजें इसमें आ जाएंगी, लागू भी करेंगे, जो कंक्लूजन निकाला है उसको लागू करने के बाद उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, उसको वैलिडेट किया जाएगा अगर मैं कहूं तो। ठीक, तो 5th स्टेप हो सकता है ये जो आपका वैलिडेशन है किसी भी समस्या का। अब इसके फायदे क्या हैं, इस मेथड के फायदे क्या हैं, इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं अगर मैं कहूं तो। पहली अगर हम बात करें तो पहली चीज है चिल्ड्रन बिकम एक्टिव इन दिस मेथड। यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, सक्रिय होकर के सीखते हैं भाई। लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, क्योंकि बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाएगी समस्या, फिर वो उसको अपनी लाइफ से जोड़ के देखेगा, फिर वो उसको हिस्सों में डिवाइड करके देखेगा, फिर वो देखेगा क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं, फिर वो समझेगा इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, फिर उनको वो लागू करेगा, फिर वो इवैल्यूएट किया जाएगा। मतलब बच्चा एक्टिव है पूरे तरीके से, अपने आप सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए, फोकस इज ऑन सेल्फ लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी जो फोकस है वो सेल्फ लर्निंग पर है, स्वयं अधिगम पर है, और निर्णय शक्ति जो है बच्चे की वो बेहतर हो सके, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सके। देखो जब आप बहुत सारे निर्णय लेते हो ना जीवन में, सेल्फ लर्निंग मतलब एक तो खुद से सीखे वो, भाई जब प्रॉब्लम आएगी वो खुद से सॉल्यूशन निकालेगा, उसके बारे में जानेगा, फिर उसके बारे में सोचेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा। इसमें क्या हुआ, थिंकिंग लगी, उसका चिंतन लगा। दूसरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी निर्णय लेने की क्षमता उसकी विकसित हुई। कैसे, देखिए मान लीजिए आप जब आप लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं पिछले 5 साल में मैंने अपना पूरा जो ये आप इसको करियर कह लीजिए जो एस्टैब्लिश किया अपने पैशन के थ्रू, इसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां आई कुड नॉट टेक माई फैमिलीज हेल्प, क्योंकि हमारे फैमिली में किसी ने भी इस तरीके का कोई काम आज तक किया नहीं है, सबको गवर्नमेंट जॉब पता है और वो करते हैं। ठीक है, आप डिस्कस कर भी लोगे तो हो सकता है आपको एक वांछित सॉल्यूशन शायद मिल पाए, शायद ना मिल पाए, दोनों ही तरह की बातें हैं। ठीक, तो अब क्या होता है, और जॉब में उतनी डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका डेली का एक काम है, आपको जाना है। यहाँ हर रोज कुछ नया होता है, कोई अपॉर्चुनिटी कितनी सारी आ रही होती है जिनको कई बार मना करना होता है, तुरंत डिसीजन लेना होता है, कई बार चीजें छोड़नी होती हैं, कई बार चीजें सही टाइम पे शुरू करनी होती हैं, कई बार कोई कंपटीशन है, कोई बिना मतलब ही कुछ बोल रहा है, कोई बिना मतलब ही टारगेट कर रहा है, तो वहां भी सोचना होता है कि मैं बोलूं, मेरा बोलना ठीक होगा या नहीं होगा, मैं चुप रहूं और सही समय पे अपने आप जवाब जाए, या मैं जवाब दूं मुंह से बोल करके, कहीं पानी सर के पार तो नहीं हो रहा है ना।
मीटअप अभी करना चाहिए, कुछ दिन रुक के करना चाहिए। इतने सारे डिसीजन होते हैं डेली बेसिस पे। अब से एक हफ्ते बाद का क्या रूटीन होगा, एक महीने बाद का क्या प्लान होगा, एक साल बाद का क्या प्लान होगा, लाइफ में ये कैसे लेके जाना है आगे, इसकी दिशा क्या होनी चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है, इंसान की जो डिसीजन मेकिंग है वो हो जाती है स्ट्रॉन्ग। पहले कंफ्यूजन मुझे होती थी, जब मुझे याद है 2019 में करियर में ज्वाइन किया था, बहुत दिमाग में भसड़ हुई थी कि ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का उस टाइम पे एग्जाम आ रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में, और चैनल पे भी मैं डिस्कशन कर रही थी। तो ऐसा हमेशा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग में बैंड बजेगी। कई बार चैनल के लिए कोई ऑफर आ रहा है कि आप बेच दीजिए, हम इतना दे देंगे, कोई और ऑफर है किसी और प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं कितनी चीजें होती हैं, कोई एग्जाम अचानक से आ गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 5 साल में मुझे क्या हो गई, आदत हो गई, बार बार जब प्रॉब्लम सामने आती रहेंगी आपकी आदत हो जाएगी उनको सॉल्व करने के, आगे बढ़ जाने की। तो अभी मेरी जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रांग हो गई है बहुत ज्यादा, कंपैरेटिवली बहुत हद तक, कि अब मुझे समय नहीं लगता डिसीजन लेने में, अब आसानी होती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे की ये जो प्रॉब्लम, देखो सीखते हैं हम रियल लाइफ में, इनको हम किताबों में तो सीख लेते हैं बट कोई रियल लाइफ में अप्लाई करने को सिचुएशन ही नहीं मिलती, सिर्फ किताबों में ही सीख के रह जाते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये रियल लाइफ में बहुत ही अच्छा मेथड हो सकता है बच्चे की सेल्फ लर्निंग के लिए, जिसका मैंने पूरी गाथा जो है आपको सुनाई अभी, क्या है सेल्फ लर्निंग के लिए। वो खुद से सीख पाएगा, जब प्रॉब्लम जितनी ज्यादा सामने आएंगी वो उतना बेहतर निखर के बनेगा। ठीक, उसका जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है, जो उसकी निर्णय करने की क्षमता है, वो क्या है, बेहतर हो जाएगी। ठीक, कभी कोई जॉब का ऑफर आ रहा है, अभी आज मान लीजिए मैं एक्स कुछ अर्न कर रही हूँ या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, सामने से इतने का आ रहा है, और फिर दूसरा ये भी होता है कि आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है चीजें। तो ऐसे हर किसी की लाइफ में होता है, बट जो लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स से जूझते रहते हैं, उनको ज्यादा एक तरीके से उनकी जो थिंकिंग है या रीजनिंग है या जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली ही जब बच्चों को आप बार बार मौका देंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो चीजें हो जाएंगी। ठीक, जो उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी, सेल्फ लर्निंग अच्छी हो जाएगी, खुद से सीखेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, कोई आएगा तब हम पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब ये करेंगे। फिर है दिस मेथड हेल्प्स इन हायर स्टडीज टू, भाई उच्च स्तर के अधिगम में ये मदद करता है। अब ये इसकी एक मेरिट भी है और डीमेरिट भी है कि जो हायर लेवल थिंकिंग है, जो बड़ी क्लासेस जहां रिसर्च वर्क है, जहां थिंकिंग है, जो मान लीजिए 11th 12th भी है आपकी, या एटलीस्ट 6th के बाद वाली जो क्लासेस हैं, तो वहां भी हेल्प करेगा। क्योंकि बच्चे की जो हायर स्टडीज है वो कैसे होती हैं, आप कुछ नया अभी तो देश के लिए रिसर्च, इतनी सारी रिसर्च अमेरिका में क्यों होती है, सारे जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो स्किनर हो, थॉर्नडाइक हो, हल हो, पता नहीं कितने सारे लोग हमने पढ़े, सब अमेरिका से हैं। क्यों है, क्योंकि वहां फोकस किया जाता है रिसर्च वर्क पे। ठीक, तो वो रिसर्च आ कहां से रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही आ रही है। तो उच्च स्तर की जो स्टडीज है उनमें भी ये हेल्प करती है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी बच्चे का वही सेम बात हो गई एक तरीके से, जो थिंकिंग है उसकी और डिसीजन मेकिंग है, जो रीजनिंग पावर है वो अच्छी होगी। फोकस इज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स को, सिर्फ तथ्यों को रटता नहीं है वो, अब वो समझने की कोशिश करता है प्रॉब्लम को या सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से। फिर है अगर हम बात करें रिलेट्स टू रियल लाइफ, यानी वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके समस्या को देख पाएगा, वो क्या कर पाएगा, जुड़ पाएगा वास्तविक जीवन से, सपनों में, डे ड्रीमिंग में नहीं रहेगा। उसको पता है यार प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, है ना, समस्या ये है, अभी क्या करना है देख लो। तो वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल सिनेरियो में जो प्रॉब्लम है उसको समझेगा, ना कि रट्टू तोता बन जाएगा। ठीक है बात, बहुत बढ़िया सतीश। तो ये 5-6 पॉइंट्स हमने समझे जो इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या मेरिट्स या लाभ हो सकते हैं समस्या समाधान विधि के। ठीक, समस्या समाधान विधि के क्या हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं। अब जिस चीज के लाभ है उसके नुकसान भी तो है ना, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसी एक चीज बता दीजिए जिसका लाभ है और डीमेरिट कुछ ना हो। ऑलमोस्ट हर चीज का होता है ना। देखेंगे एक बार लिमिटेशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी इसके नुकसान कह लीजिए, या इसकी जो क्या कहेंगे हम, लिमिटेशंस को क्या कहोगे हिंदी में, जल्दी बताओ। हाँ, एक तरीका तो ये है सीमाएं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आशुतोष। एक तरीका तो ये है कि जितने भी लाभ बढ़े हैं उनको ऑपोजिट कर लो, उल्टा कर लो, तो बहुत हद तक सीमाएं आपको समझ आ जाएंगी। बट ज्यादा अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा सीमाएं नहीं होते हुए कुछ ही मेन सीमाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जरूर नहीं सारी लिमिटेशन आपको पता हो। नॉट एवरी टीचर कैन इफेक्टिवली यूज इट इन रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी हर एक शिक्षक के बस की नहीं है कि वो समस्या समाधान को प्रोत्साहन दे सके या जीवन से जोड़ करके उनके सामने कुछ रख सके। क्या बहुत बढ़िया आशिमा, मतलब क्या हुआ इस बात का, यह टीचर का हाईली ट्रेंड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, हाईली ट्रेंड, एवरेज टीचर से नहीं चलेगा, यानी प्रशिक्षित होना जरूरी है शिक्षक का प्रॉपर अच्छे से। जहां पे अच्छे से शिक्षक प्रशिक्षित हैं वहीं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम हो रहा है। जिन्होंने खुद थियरी पढ़ी है वो थियरी ही बढ़ाएंगे आपको, है ना। जब उन्होंने खुद अपना दिमाग नहीं चलाया आपका कैसे चलवा देंगे। तो हर एक टीचर की बस की ये जो है इस मेथड को यूज करना नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत इसमें दिमाग लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए, बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसको प्लान करना ही इतना आसान नहीं है कि आप बच्चों को एक्टिविटीज या प्रॉब्लम्स उनके सामने रखें, फिर उनको गाइड करें, उनको मौका दें, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं बिल्कुल। तो नॉट सुटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस या छोटी कक्षाओं के लिए, एग्जैक्ट प्राइमरी नहीं बट छोटी कक्षाओं के लिए ये बेहतर मेथड नहीं है। ठीक है, अब इस छोटी कक्षाओं में हद से हद प्राइमरी आ सकती है या तो उससे भी छोटे बच्चे। क्लियर है बात प्रियंका। टाइम टेकिंग मेथड, यानी कैसा मेथड है, समय लेता है भाई, समय की खपत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पहले समस्या प्रस्तुत की जाएगी, फिर वो सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, बच्चे का इंटरेस्ट समझा जाएगा हर एक बच्चे का, फिर उसके इंटरेस्ट को, उसकी एज को देख करके एक प्रॉब्लम निर्धारित की जाएगी कि प्रॉब्लम आखिर दें क्या उसको। तो इस तरीके की चीजें जब होंगी तो टाइम लगेगा। क्लास का छोटा होना जरूरी है। भारत में तो जब 100 बच्चे क्लास में बैठे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग दोगे भाई, 30 बच्चों में तो हो सकती है, 40 बच्चों में तो हद से हद हो सकती है, लेकिन यहाँ 100 बच्चे 200 बच्चों की क्लास में यहाँ तो हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, कैसे हो पाएगी। प्री प्राइमरी के साथ ट्राई किया, कोयल कह रही हैं, बिल्कुल कर सकते हो कोयल आप, लेकिन समस्या होती है ना, सूटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं कर सकते छोटी कक्षाओं के साथ, लेकिन सूटेबल नहीं है क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत छोटे। तो कुछ बच्चे तो होंगे जो आपकी बात को समझ जाएंगे, आपने जो प्रॉब्लम दी है उस पर कुछ कुछ काम करना शुरू कर देंगे, उनकी एज और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने प्रॉब्लम दी होगी, बट ज्यादातर बच्चों के लिए ये सूटेबल नहीं होगी छोटी क्लासेस में। ठीक, तो सूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बात, आगे बढ़े।
अब कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेथड भी हटा दें अगर, समस्या समाधान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो प्रभावित नेगेटिवली भी कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। ठीक है बात, नेगेटिवली भी कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। हाँ, 9th 10th के लिए बहुत अच्छा मेथड है ये, 11th 12th के लिए बहुत अच्छा मेथड है ना, 6th से पूरी क्लासेस में हेल्प करेगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान। देखो जागृत तो आपको छोटी से छोटी उम्र से ही कर देना है, लेकिन इफेक्टिव जो है वो धीरे धीरे जब बच्चा खुद को संभालना सीख जाएगा तभी हो पाएगा। समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। अब प्रभावित नेगेटिवली भी कर सकती है कोई चीज और पॉजिटिवली भी कर सकती है। अब ये हमें देखना है कि कौन सा कैसे वर्क करेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरीकों से प्रभावित कर सकती है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है बात, एक बार ये पढ़िए सारे पॉइंट्स, मैं एक बार पानी लेके आती हूँ। करें स्टार्ट। देखिए अगर हम बात करें, हाँ स्तुति अभी आएगा तो बताएंगे। अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके समस्या समाधान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे फंक्शनल फिक्स्डनेस। फंक्शनल फिक्स्डनेस बहुत लोगों ने सुना होगा, इसको आज बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। कार्यात्मक अटलता कह देते हैं, कार्यात्मक इसको स्थिरता कह देते हैं। ये फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या है, ये अपने आप में प्रॉब्लम है। इसकी वजह से रुकावट होती है बच्चे को समस्या समाधान करने में। ट्रेनिंग अच्छी बात है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे दीजिए तो ये हेल्प भी कर सकती है, अगर सही से नहीं दी गई तो नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं, है ना। बहुत बढ़िया अभिषेक। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या का स्वरूप या प्रकृति कैसी है, ये भी तो मैटर करेगा ना भाई। मैटर क्या क्या करेगा, कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे, समस्या जटिल है, आसान है, बड़ी है या बहुत मुश्किल है, इस बात पे भी निर्भर करेगा। मेंटल सेट यानी मानसिक वृत्ति, ये भी अब एक तरह से समस्या बन जाती है कि दिमाग में आपने मेंटल सेट ऐसे बनाए हुए हैं पुराने तरीके से कि अब आप उनको बदलना ही नहीं चाहते, आप एक ही तरीके से परसीव कर पाते हैं किसी समस्या को। फिर है एंग्जाइटी यानी दुश्चिंता जिसको हम कहते हैं। अगर आप टेंशन में आ जाते हैं प्रॉब्लम को देख करके तो ये प्रभावित करेगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अभी फंक्शनल फिक्स्डनेस मैं समझाऊंगी, इसको छोड़ दिया इसीलिए। स्पैन ऑफ अटेंशन यानी अवधान का विस्तार या अवधान की अवधि। इसका मतलब क्या है, आपकी अटेंशन कितनी देर टिक पाती है किसी प्रॉब्लम पे। ऐसा तो नहीं है जैसे दिमाग में थोड़ा सोचना पड़ता है, रीजनिंग लगानी पड़ती है, फैक्ट्स लगाने पड़ते हैं, थिंकिंग लगानी पड़ती है, आप छोड़ देते हैं, यार कुछ भी कर लो, कोई और ले लो, मेरे लिए डिसीजन है ना। मम्मी आप ही सोचो कौन से लड़के से शादी करनी है, मेरे बस की नहीं है इतना सोचना, है ना। जॉब कौन सी करनी है आप ही सोच लो, पापा कौन सी स्ट्रीम लूं ये खुद ही सोच लो, मुझे नहीं पता कॉमर्स लूं आर्ट्स लूं क्या लूं, मुझे क्या करना है कुछ नहीं पता। मतलब जैसे ही थोड़ा सोचना पड़े आपके दिमाग में हो जाता है दर्द और आप दूसरों पर डिसीजन डाल देते हैं। तो अटेंशन जो है आपकी, अवधान आप कितनी देर टिक करके कर सकते हैं, ये बहुत मैटर करेगा समस्या के समाधान में। एक चीज होती है इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन का मतलब होता है उद्भवन। इनक्यूबेशन वो स्टेज है, ये क्रिएटिविटी से भी संबंधित है, कि जब आपके सामने कोई समस्या है, आपने उसके बारे में डेटा इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया, कॉज पता है बट सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो अब आप उसको छोड़ देते हैं। अब आप उसको छोड़ देते हैं, कॉन्शियसली नहीं सोचते उसके बारे में, वो अपने आप दिमाग में चलती रहती है बैक ऑफ द हेड। आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मान लीजिए आपने छोड़ दिया, चलो बाद में देखेंगे। अचानक से आप कहीं खाना बना रहे थे, कोई गाना सुन रहे थे, अचानक से आपको आइडिया आया ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मैं बेकार में 3 दिन से लगी हुई थी या लगा हुआ था। इसको क्या कहेंगे, इनक्यूबेशन कहेंगे। जब ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली चल रहा होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, आपको पता भी नहीं है, तो ये इनक्यूबेशन कहलाता है। ठीक, और इल्यूमिनेशन क्या कहेगा, जब अचानक से इनसाइट आ जाएगा आपको। इतनी बात क्लियर हो रही है, साथ की साथ बातें समझ में आ रही है कि नहीं। दिमाग की बत्ती जलने से पहले की स्टेज है ये, जब दिमाग में खाना पक रहा है बस आपको पता नहीं है, उसको इनक्यूबेशन कहते हैं। ठीक, पहले फंक्शनल फिक्स्डनेस समझ लेते हैं, फिर से इनको रिपीट कर दूंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इन पे 2-2 लाइन लिख लेना, अगर थोड़ा बहुत कभी सर्च करना पड़ जाए, कुछ थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ जाए, अपनी भाषा में जो मैंने बोला है उसको अपनी भाषा में लिखना पड़ जाए तो लिख लिया करो। 5वीं कक्षा के बच्चे नहीं हैं हम कि हमें इमला बोला जाए या हमें एक तरह से बिल्कुल डिक्टेशन बोली जाए हर एक छोटी छोटी बात की। ठीक, क्योंकि पेपर सामने आएगा तो थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। फंक्शनल फिक्स्डनेस यानी कार्यात्मक अटलता। फंक्शनल फिक्स्डनेस है क्या, ठीक, इसी पे बात कर रहे थे हम। फंक्शनल फिक्स्डनेस इज अ कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस क्या होता है, आपका संज्ञान जो है वो एक बायस क्रिएट कर देता है ना। बहुत बड़ा विवेक। कॉग्निटिव बायस है एक तरह का दैट लिमिट्स अ पर्सन टू यूज एन ऑब्जेक्ट ओनली इन द वे इट इज ट्रेडिशनली यूज्ड। इसको मेंटल ब्लॉक भी कह देते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे ना जाएं तो एक तरह का मेंटल ब्लॉक है। मानसिक ब्लॉक को क्या कहेंगे, एक तरीके से रुकावट है मानसिक। ठीक, आपके दिमाग में मेंटल ब्लॉक बन गया कि अब आप नए तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने का एक ही तरीका हो सकता है, बस इसी पे आपका फोकस है कि मोबाइल फोन सिर्फ सुनने के लिए है, कैलकुलेटर इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर ऐसा सोचा ना होता किसी ने तो आज मोबाइल फोन में ना कैलकुलेटर होते, ना कैमरा होता, ना कुछ और होता, हो सकता है मोबाइल फोन ही ना होता, है ना। अगर हम बात करें, थियरी वाली बुक आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, मेंटल ब्लॉक की, तो ये एक तरह का मेंटल ब्लॉक है जो किसी एक चीज को सिर्फ एक ही तरीके से देख पाता है कि भाई मोबाइल फोन है तो सिर्फ फोन का ही काम करेगा, है ना। ये पेन है तो सिर्फ लिखने का ही काम करेगा। भाई पेन का तो भारतवर्ष में पता नहीं कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना। कई लोग तो पेन की अगर हम बात
करें तो वो प्रॉपर जो पुराने जमाने में वो मूवीज आपने देखी होंगी जिनमें वो जो पैजामा होता है उसमें प्रॉपर वो जो नाड़ा डलता है उसको भी डालने का यूज करते हैं लोग, पेन का, है ना, जो पिन है उसका भी यूज मल्टीपल तरीके से करते हैं लोग। ठीक, तो ये क्या है, ये फंक्शनल फिक्सनेस है कि आपको पारंपरिक तरीका ही समझ में आता है सिर्फ, मतलब आप सिर्फ ट्रेडिशनल वे ही सोच पाते हैं कि इसको तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नया कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, मेरी एक कजन है गांव में रहती है, और वो नॉर्मल टी शर्ट्स आप उसको दे दो, है ना, नॉर्मल टी शर्ट्स जैसी मैं बड़ी टी शर्ट्स पहनती हूँ, अब वो क्या है, अगर ये सोचा जाए कि टी शर्ट तो सिर्फ ऐसी पहनी जाती है ऊपर से पहन लो बात खत्म। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ट्रेडिशनल तरीका हुआ टी शर्ट ऐसी पहनी जाती है, या ये शर्ट जैसे मैंने पहनी हुई है इसको ऐसी पहन दे, बटन बंद कर लो यहाँ तक और बात खत्म हो गई। हो सकता है कोई इंसान हो जो इसके नीचे टी शर्ट पहनना पसंद करे, बटन खोल के पहने, दो बटन खोल के पहने, है ना, थोड़ा यहाँ से स्लीव्स थोड़े अलग तरीके से यूज करना चाहे, या फिर अगर हम कहें तो वो टी शर्ट, वो नॉर्मल टी शर्ट होती है तो वो यहाँ से उनको क्रॉप टॉप बना लेती है कि वो मोड़ के यहाँ से गांठ लगा करके वो सुंदर लगती है, एकदम लगता है कि जैसे यही फैशन वाली जो है टी शर्ट है कोई। ठीक, तो ये क्या हुआ, ट्रेडिशनल वे से हट के सोचा आपने, है ना। इसके और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी ताकि आपके दिमाग में इस चीज को लेकर कभी भी कंफ्यूजन बचे ना। अब दो चीजें आपके सामने हैं, लो मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ तब आप देख पाओगे। एक तो है कि एक आप किसी पार्टी में गए मान लीजिए और आपको लगानी है लिपस्टिक। ठीक, अब ये जो लिपस्टिक है, हाँ मानसिक बद्धता भी कह सकते हो, ये जो लिपस्टिक है ये क्या है, अब आपको चाहिए एक मिरर, और मिरर आपको मिल नहीं रहा कहीं, मतलब जो शीशे में देख करके तो आप लिपस्टिक लगाते हो ना जनरली, नहीं तो नाक पे लग जाएगी, है ना, नहीं तो चिन पे लग जाएगी। ठीक, तो मैडम ने क्या किया, इन्होंने एक फोन निकाला अपना, जो फोन इनके हाथ में आजकल तो लोग करते भी हैं, और ये पुराने टाइप का फोन है जिसमें अंधेरा सा दिखता था और वो दिख जाता है आपका फेस, या आजकल कैमरा आप खोल सकते हो और उसमें आप लिपस्टिक लगा सकते हो। अब कैमरा लिपस्टिक लगाने के लिए तो नहीं है, बट आपने क्या किया, है ना, आपने क्या किया, आपने उसको यूज कर लिया। अगर आपके दिमाग में ये आता ही नहीं कि यार फोन तो फोन के लिए होता है, उसमें कुछ पुराने लोगों को देख लो उनको नहीं आएगा ये आइडिया, तो फंक्शनल फिक्सनेस हो गई है जिसकी वजह से उनके दिमाग में आइडिया नहीं आता। इससे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बाधा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा नहीं है, तो फंक्शनल फिक्सनेस बाधा है लेकिन इनसाइट आइडिया का आना बाधा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोन है इसको, मतलब इनके दिमाग में फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, फोन का यूज इन्होंने ट्रेडिशनल वे से हटके भी कर लिया लिपस्टिक लगाने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है, एक टी शर्ट या एक कपड़ा कोई सूख रहा है ना, और किसी ने क्या किया कि यार धूप नहीं है, हवा नहीं चल रही, काम करते हैं घर के अंदर ही सुखाया है, तो वो जो हेयर ड्रायर होता है ना जिससे बाल सुखाते हैं लोग, अब हेयर ड्रायर तो बाल सुखाने के लिए है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कपड़े को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया कि थोड़ा सा ही तो दाग धब्बा है ना। तो क्या है ये, कोई कह रहा है आज हम भी कंघी करेंगे फोन देख के, बहुत बड़े विवेक जी, तो क्या है ये है आपका फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है ऐसे व्यक्ति में, मेंटल सेट अच्छा है ऐसे व्यक्ति का। जैसे मुझे वो यूट्यूब से एक ट्रॉफी मिलती है 1 लाख पे और 10 लाख पर, तो जो सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला था, तो मेरा बहुत एक छोटा सा रूम था जिसमें सारा कुछ सेटअप था, पूरी दुनिया का सामान उसी में भरा हुआ था, और उसमें ऑब्वियसली मिरर नहीं था, मैं उसी में सो रही थी सारा था, तो सामने ऐसे लगाया हुआ था मैंने, जैसे मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ इधर लगाया हुआ था राइट में मैंने वो सिल्वर प्ले बटन, उसमें इतनी छोटी सी जगह है जिसमें मैं आपको दिखा भी दूंगी किसी दिन, उधर दूसरे रूम में रखा हुआ है, तो उसमें छोटी सी जगह है जहां मैं अपना फेस देख सकती हूँ। तो अब मैंने उतने टाइम में शायद 2018 दिसंबर से और अब 20 के लास्ट तक, पूरा 19 और पूरा 20, 2 साल मैंने उसको यूज किया है मिरर के रूप में। जब भी मैं क्लास लेने जाती थी वहीं पे एक कॉम रखा होता था, क्योंकि मैं ज्यादा सजने सवरने का मेरे को शौक नहीं है, बस थोड़ा नॉर्मल लगे इंसान, और मेरा बराबर में वो लगा हुआ यूट्यूब प्ले बटन, मैंने उससे बाल बना लिया। अब वो बाल बनाने के लिए तो नहीं है, यूट्यूब ने भेजा यूएसए से, अमेरिका से आया है, वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई 1 लाख या 10 लाख लोग जुड़ गए आपके साथ, लेकिन अगर फंक्शनल फिक्सनेस होती तो वो मैं यूज नहीं करती, बाल बनाने के लिए या शक्ल देखने के लिए। ठीक है बात, तो कह सकते हैं कि ये डिफरेंट आपको जुगाड़ू होना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, थोड़ा सा कुछ नया आपके दिमाग में आए। सिर्फ एक चीज को देख करके आप एक भोंदू बच्चे नहीं हो सकते, उसकी तरह जो चतुराम लिंगम था उसमें 3 इडियट्स में, आपको ऐसा नहीं बनाना बच्चों को कि जिनको पता ही नहीं है क्या लिखा है, बस उन्होंने रट लिया है, उनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता ट्रेडिशनल तरीकों के अलावा, है ना, ट्रेडिशनल तरीकों के अलावा उनको कुछ समझ नहीं आता, तो वो प्रॉब्लम है, वहां फंक्शनल फिक्सडनेस है। समझ पा रहे हो ना बात? हाँ, इंडिया वैसे भी जुगाड़ू है बिल्कुल, बहुत बड़ा रेणुका जी। तो ये इतने सारे एग्जांपल इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, और कितने भी एग्जांपल एक, अच्छा एक और चीज, अपने दिमाग से जब भी नोट्स बनाते हो, हाँ गोल्डन भी मिला हुआ है, जो भी जब भी आप नोट्स बनाते हो, बट गोल्डन आते आते स्थिति अच्छी हो गई थी और आई बॉट दिस हाउस, तो ठीक है, मतलब अभी प्रॉपर जगह है तो वो वाला काम नहीं करना पड़ता अभी। तो अगर मैं बात करूं कि मैं भी बात कर रही थी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल रही थी, तो हम कह सकते हैं कि हमें बच्चों को ऐसे प्रोत्साहित करना है। ठीक, अगर हम बात करें तो आपको बच्चों को करना है ऐसे प्रोत्साहित। एक ये पॉइंट पढ़ो क्योंकि पेपर में आ जाता है, और जब डायमंड भी जल्दी मिलेगा, बहुत बड़ा विभूति जी। अब तो खुशी खुशी है। देखिए अगर हम बात करें तो फंक्शनल फिक्सनेस है क्या, व्हाट इज फंक्शनल फिक्सडनेस? फंक्शनल फिक्सनेस इज अ मेंटल ब्लॉक, एक तरह का मानसिक क्या है, ब्लॉक है, रुकावट है मानसिक, अगेंस्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक वस्तु को एक नए तरीके से यूज ना कर पाने में, किसी समस्या को सॉल्व कर पाने के लिए कुछ नया आप सोच ही नहीं पा रहे, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक मेंटल ब्लॉक है, ये मानसिक दिमाग में है, बाहर थोड़ी है कहीं, तो ये मेंटल ब्लॉक है, मानसिक रुकावट है, ना कि फिजिकल। ठीक है, ये फिजिकल ब्लॉक नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन कई बार बन जाते हैं, ये क्या है, फिजिकल ब्लॉक नहीं है, ये है क्या, मेंटल ब्लॉक। ठीक, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट थोड़ी कह रहा है आपसे कि भाई मुझे आप फोन कहेगा आपसे कि मुझे शीशे की तरह इस्तेमाल मत करो, मैं तो फोन हूं, ऐसा थोड़ी है, फिजिकल ब्लॉक थोड़ी है, कहीं बाहर थोड़ी है, मन में दिमाग में है आपके। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी आपको हो रही है तो बता दीजिए मुझे, मानसिक रुकावट है एक तरह की। ठीक है बात, आगे बढ़े। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की बात हुई थी, इससे पहले हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं। आपने फंक्शनल फिक्सनेस को समझा, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स पे हम अभी चर्चा कर रहे थे, देखिए
बहुत बढ़िया। अभिषेक कह रहा है आज ही मैंने पुराने कूलर का जो खसखस होता है उसका यूज करके कुछ और बना लिया। देखो कोई कह रहा है कि मिरर तो फिजिकल हुआ, देखो फिजिकल ब्लॉक नहीं है, मिरर ने मना नहीं किया कि मुझे किसी और तरीके से यूज मत करो, आपके दिमाग ने मना किया कि मिरर का कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ब्लॉक दिमाग में है, फिजिकल चीज ने मना नहीं किया आपको। अब ठीक है मम्मी सदफ, ठीक, जब भी आप नोट्स बना रहे हो एक एग्जांपल खुद का ऐड करके बच्चे के बारे में सोच के लिखा करो, उससे दिमाग थोड़ा चल पाएगा। चलिए देखें, अगर समस्या को समाधान करने के तरीकों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये समस्या भी बन सकते हैं, ये सॉल्यूशन भी बन सकते हैं, दोनों ही बन सकते हैं। फंक्शनल फिक्सनेस तो समस्या है, एक प्रॉब्लम है, एक मेंटल ब्लॉक है, जिसमें आप जो पारंपरिक तरीके हैं किसी चीज को यूज करने के, किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने के, सिर्फ वही अपनाते हैं, दूसरे तरीके से आप नहीं सोच पाते। ट्रेनिंग क्या है? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, अगर अच्छी मिलेगी तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फिर है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का स्वरूप कैसा है, बहुत जटिल है आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, या फिर नॉर्मल है, ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मेंटल सेट होता है, आपकी जो मेंटल सेट, आपका जो एटीट्यूड है किसी चीज को लेकर के वो कैसा है। अगर आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली फिर ये मेंटल सेट एक नेगेटिव चीज बन सकती है, क्योंकि आपने कोई उस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की थी और आप वही सॉल्यूशन दूसरी जगह लगाना चाहते हैं, आप पे कुछ नया सोचा नहीं जाता, आपका मेंटल एटीट्यूड वैसा ही है, बस कुछ अलग नहीं सोच पाते, तो इसको मेंटल सेट कहेंगे। एंग्जाइटी ऑब्वियसली अगर है तो दिक्कत होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अटेंशन स्पैन ज्यादा है तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, कम है तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। इंक्यूबेशन होता है दिमाग में जब चल रहा होता है कोई प्रॉब्लम सबकॉन्शियसली, अवचेतन मन में, कॉन्शियसली नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, ठीक। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इंडक्टिव और डिडक्टिव ये मेथड आपका हो गया कंप्लीट। इंडक्टिव इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। इंडक्टिव डिडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव डिडक्टिव को हम कब करने वाले हैं? कल करेंगे। और थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस भी हम कल ही करेंगे। क्लियर है बात? इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और कल मिलेंगे 7 बजे, ठीक। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑब्वियसली हेल्प ही करेगा समस्या के समाधान में, क्योंकि आप बच्चों को सोचने के लिए कह रहे हैं, है ना। जिनको सीडीपी किसी एक आध को नहीं आ रहा, वैसे कोई कह रहा है सीडीपी समझ में नहीं आती है, तो आप नए जुड़े हैं, पुराना एक एक वीडियो देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए, नोट्स बनाइए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, आपने 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, फिर टीचिंग ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो भी पेपर देने के लिए, तो आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। चाहे वो यूट्यूब वीडियोस देखिए मेरे, नहीं तो आप बैच में है, स्पेशल बैच में है पेडागोजी, तो एक एक चीज को कई बार देखिए, जब तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा टाइम दे देके नोट्स बना लिए, फिर 3 दिन बाद रिवाइज किया वो टॉपिक जो पहले नहीं किया था, तो दिमाग में रहेंगी चीजें। एक सोर्स से पढ़ा, दूसरी किताब से पढ़ा, इंटरनेट से पढ़ा, समझो उस चीज को, है ना। टाइम देना पड़ेगा, आप हार्ड वर्क से बच ही नहीं सकते, ठीक है बात। चलिए फिर आप समझाती हैं तो समझ आता है। हाँ मैं जानती हूँ ज्यादातर लोगों को समझ आ ही जाता है, ऑब्वियसली आ जाता है समझ, है ना, क्योंकि इसको हम बहुत रियल लाइफ के तरीके से समझते हैं। बट जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया उनको थोड़ा सा चैलेंज तो होगा, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि लड्डू तो है नहीं कि हम खा लें सिर्फ। कोशिश वैसे मेरी रहती है इसको लड्डू ही बनाया जाए, इजी बनाया जाए, ठीक है। चलिए फिर ध्यान रखिए, करेंगे डिस्कशन। बाय बाय।